आ जाइए। कहाँ पर आ गए हैं? पहला दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। प्रश्न याद कर लिए? याद करते जा रहे हैं ना? नहीं तो एक दिन ऐसे समाप्त होते जाएगा और फिर प्रश्नों के बोझ तले आप दब जाइएगा। तो रणनीति यही होनी चाहिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही करना है और कुछ नहीं करना है, तो जीएस के तैयारी के लिए रणनीति यही है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ लिए समाप्त हो गया, उसके पीछे जो भी प्रश्न है सारे के उत्तर याद कर लीजिए। उससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा। आएगा भी तो आपका स्कोरिंग इतना रहेगा कि उसकी बनाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, इसकी गारंटी हम आपको देते। और ये सिर्फ साइंस में नहीं, रोशन सर जो पढ़ाते हैं आर्ट्स वाला टॉपिक्स, उसमें भी यही है। उसमें भी आप देखते होंगे हर चैप्टर के लास्ट में क्या है? प्रश्न है। और प्रश्नों की संख्या हम पर्याप्त कर दिए हैं। यानी थ्योरी में जितने भी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो सारे प्रश्नों के माध्यम से कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए रहते हैं, या नहीं आए हुए रहते तो उससे रिलेटेड प्रश्न एनसीईआरटी बुक्स में जरूर रहता है। और हमने सारे प्रश्न को एक जगह कर दिए। तो पहला और दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक तीसरा चैप्टर समाप्त हो आप पहला और दूसरा के प्रश्नों को लगातार रिवाइज करते रहिएगा। तीसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। अब तक हम ये जानने की कोशिश किए कि परमाणु क्या है। तो परमाणु पदार्थ के सूक्ष्मतम कण है, जो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से हमें पता चला था। लेकिन अब हम परमाणु के संरचना को समझने की कोशिश करेंगे कि परमाणु की संरचना कैसी है। परमाणु की संरचना को समझने से पहले एक बार पुनः आप डाल्टन को याद कर लीजिए। और पुनः अगर आप डाल्टन को याद करिएगा, पुनः जब हम डाल्टन को याद करेंगे तो आप ये जानते हैं कि डाल्टन अपने एटॉमिक थ्योरी में ये बात कह चुके हैं कि परमाणु ही पदार्थ का अंतिम कण है, और परमाणु या अंतिम कण जो है अविभाज्य है। परमाणु जो अंतिम कण है वो क्या है? अविभाज्य। यानी कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह बात डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में कहे हैं। लेकिन आगे चलकर डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में हम आपको 3 कमियां बताए थे दूसरा चैप्टर में, याद है कि नहीं याद है? और डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में जो 3 कमियां या गलतियां पकड़ी गई आगे चलकर, उनमें सबसे बड़ा गलती या सबसे बड़ी कमियां यही थी कि परमाणु अविभाज्य है। आगे चलकर यानी कि डाल्टन जो ये बात कही, ये सबसे बड़ी कमियां साबित हुई डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का। आगे चलकर रदरफोर्ड, नील्स बोर, हाइजेनबर्ग, इन सब वैज्ञानिकों के परमाणु सिद्धांत से अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि परमाणु अविभाज्य नहीं, बल्कि परमाणु क्या है? विभाज्य है। परमाणु क्या है? विभाज्य। इसको रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने साबित कर दिया है, इसको नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल ने साबित कर दिया है, इसे हाइजेनबर्ग का एटॉमिक मॉडल ने साबित कर दिया है। कई ऐसे वैज्ञानिक के
एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले मॉडल वर्तमान समय में हमारे सामने है, जिसके आधार पर यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि डाल्टन का यह बात बिल्कुल गलत है। परमाणु अविभाज्य नहीं, बल्कि परमाणु क्या है? विभाज्य है। परमाणु अविभाज्य नहीं, बल्कि परमाणु विभाज्य है। और अगर हम परमाणु को विभाज्य कर दें, अगर हम एटॉम यानी कि परमाणु को विभाज्य कर दे, एटॉम यानी कि परमाणु को क्या कर दे? विभाज्य कर दे, तो क्या पता चलेगा? पता यह चलेगा कि परमाणु 3 मौलिक कणों से बने हुए हैं। परमाणु 3 मौलिक कणों से बने हुए हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। परमाणु कितने मूल कण से बना हुआ है? 3 मूल कण से बना हुआ है। अर्थात परमाणु को अगर आप विभाजित करिएगा तो मुख्य रूप से कितने फंडामेंटल पार्टिकल में ये विभाजित होंगे? 3। परमाणु विभाज्य है और परमाणु 3 मूल कणों से निर्मित है। परमाणु कितने मूल कणों से निर्मित है? 3 मूल कणों से निर्मित है। और वो 3 मूल कण है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। वो दूसरा मूल कण कौन है? प्रोटॉन है। और तीसरा मूल कण क्या है? न्यूट्रॉन है। तीसरा मूल कण क्या है? न्यूट्रॉन है। अर्थात अगर हम परमाणु को विभाजित करें तो वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित हो सकता है। अगर परमाणु को विभाजित करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित हो सकता है। क्लियर है बात? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल या परमाणु सिद्धांत हमें बतलाया था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन रदरफोर्ड, नील्स बोर, हाइजेनबर्ग के परमाणु सिद्धांत वर्तमान में ये साबित कर चुके हैं कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। अगर परमाणु को विभाजित करें तो मुख्य रूप से वो 3 मूल कणों में विभाजित होते हैं। वो 3 मूल कण कौन कौन है? अर्थात परमाणु किसके बने होते हैं? अब परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यही है मूल कण। इसके अतिरिक्त भी परमाणु में कुछ अन्य पार्टिकल का पता वर्तमान में लगाया जा सका है। जैसे न्यूट्रॉनों का नाम आप सुने होंगे, पॉजिट्रॉन का नाम सुने होंगे, एंटी न्यूट्रॉनों का नाम सुने होंगे। यानी कि इन 3 मूल कणों के अलावे, इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल के अलावे परमाणु में अन्य कई जानकारी, परमाणु के अन्य कई पार्टिकल की खोज हो चुकी है। लेकिन मूल कण केवल और केवल 3 ही है। न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो जैसे कण को मूल कण की संज्ञा नहीं दी गई है। मूल कण सिर्फ कितने हैं? 3 है। और वो कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मूल कण के अंतर्गत मात्र कितने कण आते हैं? 3 कण आते हैं। 3 कण आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु के संरचना में कितने मूल कण हैं? अब आइए, अगर हम परमाणु के संरचना को समझे उससे पहले हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी होगी। परमाणु के संरचना को हम समझेंगे तो निश्चित रूप से यही समझने का प्रयास करेंगे कि परमाणु के ये 3 मूल कण किस प्रकार से परमाणु में व्यवस्थित है। लेकिन परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की व्यवस्था को समझकर परमाणु के संरचना को समझे, इससे पहले आइए हम मूल कणों के जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कणों में क्या गुण अथवा विशेषताएं पाई जाती है। तो आइए सबसे पहले किसको देख लेते हैं? इलेक्ट्रॉन को। अब इसमें जितने भी तथ्य हैं लगभग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, वो समझने वाली तथ्य नहीं है बल्कि रट लेने वाली तथ्य। इलेक्ट्रॉन
सबसे पहली बात यह है कि मूल कण 3 है, जिनमें सबसे पहले किसकी खोज हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। परमाणु 3 मौलिक कणों से बने हुए हैं। इन 3 मौलिक कणों में सबसे पहले किसकी खोज हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई सबसे पहले। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे टॉमसन ने किया। जे टॉमसन ने किया। और इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला 1906 ईस्वी में। हालांकि नोबेल पुरस्कार इन्हें भौतिकी का मिला था, क्योंकि परमाणु जो मूल विषय है वो मॉडर्न फिजिक्स का ही है। आप कोई भी +2 अगर किए होंगे साइंस से, तो आप फिजिक्स के अंतिम चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में एटॉम के बारे में ही पढ़े होंगे। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजकर मॉडर्न फिजिक्स के अवधारणाओं को और ज्यादा विकसित किया, जिसके लिए उन्हें 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मूल कणों के अंतर्गत सबसे पहला खोजा गया मूल कण कौन थे? इलेक्ट्रॉन थे। और इसकी खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। थोड़ा यह भी जान लीजिए कि आखिर इन मूल कण की खोज जे थॉमसन ने कैसे की, किस प्रकार की, तो इसको भी थोड़ा आप समझ लीजिए। जे थॉमसन जो है, सबसे पहले एक कांच की नली लिया। क्या लिया? कांच की नली। ये कांच की एक नली है, और इसमें भर दिया क्या? गैस। कांच की नली लिया, और ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यानी कि इसके अंदर किसी भी तरह का आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं। ये कांच का एक डिस्चार्ज ट्यूब है, और इसमें गैस भर दिया। और गैस का प्रेशर बहुत कम 0.001 मिलीमीटर पारे के ऊंचाई के बराबर, यानी बहुत ही लो प्रेशर कर दिया। किसका? गैस में। किसमें? कांच की नली में। उसके बाद उन्होंने इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए। क्या लगाए? 2 इलेक्ट्रोड लगाए। 2 इलेक्ट्रोड लगाए। इलेक्ट्रोड समझते हैं ना? एक माइनस और दूसरा प्लस। माइनस वाला को कैथोड और प्लस वाला को एनोड कहते। अब फिर इसे जोड़ दिया एक बैटरी से। किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया, क्योंकि प्लस माइनस आपको एसी में नहीं मिल सकता है, केवल डीसी में मिल सकता है। ठीक है, हमारे घरों में जो विद्युत धारा इस्तेमाल होते हैं वो एसी होते हैं, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। प्लस माइनस अलग करके आपको धारा देना होगा तो डीसी से देना होगा, और डीसी बैटरी से प्राप्त धारा की प्रकृति क्या होती है? डीसी होती है, डायरेक्ट करंट वाली होती है। और इसमें जो बैटरी दिया उसका वोल्ट बहुत ज्यादा था, लगभग कितना हजार वोल्ट? 10,000 वोल्ट का करंट डायरेक्ट इसमें प्रवाहित करवा दिया। कौन? जे थॉमसन। 10,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट सबसे ऊपर वाले पोल के सबसे ऊपरी तार कितना वोल्ट का होता है? 11,000 वोल्ट का। बहुत पावरफुल। जितना ज्यादा वोल्ट, विद्युत ऊर्जा की शक्ति उतनी ही ज्यादा। तो इतने क्षमता, इतना तीव्रता की विद्युत धारा उन्होंने क्या कर दिया? प्रवाहित करवा दिया। इतनी तीव्रता का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जे थॉमसन ने क्या देखा? जे थॉमसन ने क्या देखा कि कैथोड से ढेर सारे किरणें निकल रही है, और वह किधर जा रही है? एनोड की ओर जा रही है। कैथोड के प्लेट से जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, देखा गया कि कैथोड के प्लेट से ढेर सारे किरणें निकलकर सीधे किसमें जा रहा है? एनोड वाले प्लेट में। कैथोड से निकल रहा है, एनोड में जा रहा है, कैथोड से निकल रहा है, एनोड में जा रहा है।
इन किरणों को क्या कहा गया जानते हैं? इन किरणों को कहा गया कैथोड किरणें कहा गया। इन किरणों को क्या कहा गया दोस्तों? कैथोड किरणें कहा गया है। आपको नमक क्लास के एनसीईआरटी का थोड़ा भी बहुत याद है। नमक क्लास का जो दूसरा चैप्टर है उसमें यही है कि बच्चों एक विसर्ग नली में जे थॉमसन ने ऐसे ऐसे किया और फिर किसका पता लगाया? कैथोड रे का। अब ये जो जे थॉमसन ने जो कैथोड रे नाम रखा, क्यों रखा? क्योंकि ये कैथोड वाले प्लेट से निकल रहा था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? जे थॉमसन ने कैथोड रे रख दिया। बाद में देखा गया कि कैथोड रे किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से। यानी इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रे है या कैथोड रे ही इलेक्ट्रॉन की धारा है। अर्थात ये जो कैथोड रे निकल रहे थे ये वास्तव में क्या निकल रहे थे? अब कहिएगा इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे थे? इसमें क्या है? गैस है। उसी गैस के परमाणु का इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। मूल कण 3 है, जिसमें सबसे पहले मूल कण खोज जिसकी हुई वो कौन था? और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किस रूप में किया? कैथोड रे के रूप में किया। यानी कैथोड रे ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन ही क्या है? कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन ही क्या है? कैथोड रे। तो इस तरह से अगर आपसे पूछे कि कैथोड रे का खोज किसने किया तो आप बोलिएगा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किस रूप में किया? कैथोड रे में किया। या आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन की धारा को क्या कहेंगे? कैथोड रे कहेंगे। या आपसे पूछ दिया कि कैथोड रे किसकी धारा है? इलेक्ट्रॉन की धारा है। बात समझ गया कि ना आप? उसके बाद कैथोड रे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। अब कई विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम जानते होंगे, जैसे गामा रे, एक्स रे, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन कंफ्यूजन पैदा ना हो इसलिए आप समझ जाइए कि कैथोड रे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कैथोड रे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया दोस्तों? जे थॉमसन ने किया। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किस रूप में किया? कैथोड रे में किया। और इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1906 में। केमिस्ट्री के क्षेत्र में या फिजिक्स के क्षेत्र में? फिजिक्स क्षेत्र में। कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कण के समान भी व्यवहार करते हैं और तरंग के समान भी व्यवहार करते हैं। जिस तरह आप पढ़े होंगे, ये सामान्य रूप से आपको पता भी होगा कि प्रकाश दोहरी प्रकृति के होते हैं। ठीक है? लाइट जो है डुअल नेचर का होता है। कण के समान भी व्यवहार करते हैं और तरंग के समान भी व्यवहार करते हैं। क्या जानकारी आपको है? अगर ये जानकारी आपको है तो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में ही ये सामान्य अवधारणाएं बना लीजिए कि प्रकाश की तरह ही, हालांकि प्रकाश तरंग से बिल्कुल अलग है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन प्रकाश के तरह इलेक्ट्रॉन भी दोहरी प्रकृति को दिखाते हैं। ये कण के समान भी व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं और ये तरंग के समान भी व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रॉन जो है इनमें द्रव्यमान भी होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? द्रव्यमान होता है।
अब इलेक्ट्रॉन कैथोड रे है, अगर आपसे पूछेगा कि कैथोड रे में द्रव्यमान होते हैं तो आप क्या कहिएगा? बिल्कुल होते हैं। कैथोड रे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे कणों में क्या द्रव्यमान पाया जाता है? बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान है, इसका मतलब है कैथोड रे में भी द्रव्यमान है। और यह भी रोचक जानकारी, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान है, इसका पता कैसे लगा आप जानते होंगे। ठीक, अगर 9th के बुक में कुछ भी अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो जे थॉमसन ने यहां पर एक घिरनी लगा दिया। यहां पर क्या लगा दिया? एक घिरनी लगा दिया। जैसे ही बोल दिया घिरनी नाचने लगा, तब पता चलेगा अच्छा ये कैथोड रे घिरनी को नचा सकता है, मतलब कैथोड रे में क्या है? द्रव्यमान है। मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या है? द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक होता है एब्सोल्यूट मास, जिसको हम कहते हैं क्या? निरपेक्ष द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है वो 9.11 गुना 10 के पावर -28 ग्राम होता है। एब्सोल्यूट मास एक इलेक्ट्रॉन कण का 9.11 गुना 10 के पावर -28 ग्राम होता है। बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, इतना कम। अब देख रहे हैं ना, 10 के पावर -28 ग्राम। एक तो 1 ग्राम सुन के ही आपके मन में विचार आने लगता है कि हटाओ ये सब, 1 ग्राम को मतलब है। अब समझ जाइए 10 के पावर -28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है, इतना कम होता है, इतना कम होता है, इतना कम होता है कि नहीं होता है, लेकिन होता है। बात समझ रहे ना? यानी कि यहां पर हम ये इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? एब्सोल्यूट मास है। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास अगर निकालिएगा, अब कहिएगा ये एब्सोल्यूट मास क्या है और रिलेटिव मास क्या है? तो जब आप मास को किस में तौल रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? और जब मास को आप किस में तौल रहे हैं तब उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव मास कहते हैं। दोनों ही मास में अंतर समझे कि नहीं समझे? एक द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, सीजीएस मात्रक क्या है? ग्राम है। तो आप किलोग्राम या ग्राम में जब इलेक्ट्रॉन के वेट को जानना चाह रहे हैं तो वास्तव में आप कौन सा द्रव्यमान जानना चाह रहे हैं? एब्सोल्यूट। लेकिन आपको बताए थे कि परमाणु द्रव्यमान का मापन की इकाई क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तो जब हम एटॉमिक मास यूनिट में मास को काउंट करेंगे तो उस मास को क्या कहते हैं? रिलेटिव मास को अगर जानिएगा तो इसका द्रव्यमान होता है 1 mu बटे 1838। 1 mu बटे 1838। और आप जानते हैं ना कि 1 mu का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के 1838वां भाग है। इससे पिछले वाले क्लास में हम आपको बताए तो एक क्वेश्चन भी थे कि सभी प्रकार के तत्वों में सबसे हल्का परमाणु किस तत्व का है? तो हाइड्रोजन का परमाणु जो सबसे हल्का है उसके द्रव्यमान का भी 1838वां भाग होता है। किसका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो क्या कैथोड रे में द्रव्यमान होते हैं? बिल्कुल होते। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में भी क्या होते हैं? द्रव्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान नगण्य होता है, जबकि सापेक्ष द्रव्यमान रिलेटिव मास हाइड्रोजन परमाणु के 1838वें भाग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के 1838वें भाग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो 2 चीज समझ गए आप। इलेक्ट्रॉन के खोज के विषय में जान गए हैं,
और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के। अब आइए दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की उपस्थिति रहती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की उपस्थिति रहती है, यानी चार्ज पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की उपस्थिति रहती है, यानी इलेक्ट्रॉन पर क्या पाया जाता है? चार्ज पाया जाता है। कौन सा चार्ज पाया जाता है? तो निगेटिव चार्ज पाया जाता है। कि कौन चार्ज? चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कौन से आवेश उपस्थित रहते हैं? ऋणात्मक आवेश उपस्थित रहते हैं, निगेटिव चार्ज उपस्थित रहते हैं। अब कहिएगा कि यह बात कैसे पता चल गया जे थॉमसन को? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कैथोड रे है। इलेक्ट्रॉन क्या है? कोई भी रे किधर जा रहा है? ये कैथोड रे, एनोड के रे। यानी जिस पर ऋणात्मक आवेश रहेगा ना, वही धनात्मक आवेश की ओर जाएगा। ये बात तय है, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कूलम के नियम के अनुसार कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जे थॉमसन ने देखा कि कैथोड रे केवल एनोड की ओर जा रहे हैं, इधर उधर नहीं भटक रहे हैं। और जे थॉमसन को शक भी हुआ कहीं इधर उधर जा रहे हैं, हमको पता नहीं चला, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों? उन्होंने बगल में एक लगा दिया, क्या? प्लेट। एक एनोड का प्लेट यहां भी था, एक बगल में। देखा कि सारा किरण जो इधर जा रहा था वो किधर मुड़ने लगा? इधर मुड़ने लगा। उसके बाद तो पक्का यकीन हो गया कि कैथोड रे पर जो आवेश है, कैथोड रे पर आवेश है, वो कैसा आवेश है? कैसा आवेश है दोस्तों? ऋण आवेश है। तो कैथोड पर अगर ऋण आवेश है तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश? अब आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम। तो ये पता करना पड़ेगा कि कितना कूलम आवेश है इलेक्ट्रॉन पर। ये तो पता चल गया जे थॉमसन के प्रयोग से ही। ये तो पता चल गया कि जे थॉमसन के प्रयोग से ही कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, लेकिन कितना? क्योंकि आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम है, ये तो जानना पड़ेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। कितना होता है? 19 कूलम। और इतना कम आवेश की उपस्थिति और कहीं नहीं पर है। यानी कि ये ऋणात्मक आवेश है, इसके आगे माइनस लगा देंगे तो हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणात्मक आवेश होता है एसआई मात्रक में यानी कूलम में, इसका मान 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। माइनस 19 कूलम होता है। और इतना कम आवेश क्या इलेक्ट्रॉन को छोड़कर और कहीं पर पाया जाता है? तो इसका उत्तर है नहीं। यानी कि ये जो न्यूनतम आवेश देख रहे हैं ना, न्यूनतम आवेश, ये न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाया जाता है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में कम से कम आवेश की उपस्थिति, इस ब्रह्मांड में न्यूनतम से न्यूनतम आवेश अगर कहीं पाया जाता है तो वो कहां पाया जाता है? वो इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। और उस न्यूनतम आवेश का मान कितना होता है? कोई दिक्कत? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए कि इतना आवेश का भी मान दोस्तों बहुत कम है। आवेश का भी मान बहुत कम है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के आवेश को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक एब्सोल्यूट चार्ज, और एब्सोल्यूट चार्ज कितना? तो माइनस 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। एब्सोल्यूट चार्ज माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव चार्ज को वैज्ञानिक कितना मानकर चलते हैं? -1 मानकर चलते हैं।
यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को अगर कहीं दर्शाना है तो आप इतनी बड़ी संख्या ना लिख करके सिर्फ क्या लिख दीजिए, -1। समझने वाला समझ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन के आवेश को दर्शाया गया है। यानी -1 का मतलब इतना ही होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के संदर्भ में। तो इलेक्ट्रॉन के एब्सोल्यूट चार्ज -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। लेकिन इतने न्यूनतम चार्ज को अगर कहीं पर दर्शाना है, ठीक है ना, कहीं पर दर्शाना है, जैसे इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए एक छोटा स्मॉल लेटर में ई का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह इतने न्यूनतम चार्ज को दर्शाने के लिए हम सिर्फ किसका इस्तेमाल करेंगे, -1 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, -1 का इस्तेमाल करेंगे। ओके दोस्तों, क्लियर है, बात समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए, सबसे पहले किस मूल कण की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की, और मूल कणों की संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और। सबसे पहले किस मूल कण की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, किस रूप में किया, कैथोड रे के। इलेक्ट्रॉन में क्या द्रव्यमान होता है, बिल्कुल होता है। कितना होता है समझ गए? क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बिल्कुल होता है। रिलेटिव चार्ज कितना मान लिया गया है, -1। अब ये बात जान गए कि इलेक्ट्रॉन पर एब्सोल्यूट चार्ज -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम है। -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब नहीं, इस न्यूनतम आवेश का निर्धारण आर्य मिलिकन के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ है, आर्य मिलिकन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज की गणना इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम आवेश है, इसकी गणना किसके द्वारा की गई, आर्य मिलिकन के द्वारा किया गया, आर्य मिलिकन के द्वारा किया गया। क्लियर है, बात समझ गई? इतनी बात आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। एक बार सरसरी निगाह डाल लीजिए तो इलेक्ट्रॉन पर। रितेश कुमार, पीडीएफ नहीं मिला है, बिल्कुल पीडीएफ सबको मिल गया है। पीडीएफ सेक्शन में दोस्त पीडीएफ डाल दिए हैं। क्लासरूम में अगर किसी को पीडीएफ नहीं है तो मोबाइल तो है ना जी, मोबाइल से फोटो खींच लेंगे, घर पर लिख लेंगे या निकाल के पढ़ लेंगे। अब बाकी 1-2 तथ्य जो है वो याद कर लेना है। चलिए आइए प्रोटॉन पर। दूसरा मूल कण क्या है दोस्तों, प्रोटॉन। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया। 1-2 तत्व होगा कि ये लाल पीली चमकता है, कांच पर पड़ता है, तो वो याद करने वाला फैक्ट है, ठीक है ना, उसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे जितनी भी बात बताए ना, सब याद करने वाले तथ्य, ये बात आप जान लीजिए। आइए, प्रोटॉन, मूल कणों की दुनिया में इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरे जिन कणों की खोज हुई कौन था, मूल कणों के बाद, मूल कणों के बाद दूसरा जिस मूल कण की खोज हुई वो कौन था, प्रोटॉन। और प्रोटॉन के खोज का प्रमाण, प्रोटॉन के खोज का प्रमाण किसने दिया था, गोल्डस्टीन ने दिया था। प्रोटॉन के खोज का प्रमाण किसने दिया था, गोल्डस्टीन ने दिया था। प्रोटॉन के खोज का प्रमाण किसने दिया, गोल्डस्टीन ने दिया था।
और थोड़ा सा ये भी जान, यानी कि प्रोटॉन का पता गोल्डस्टीन ने लगाया। हालांकि गोल्डस्टीन ने सच में प्रोटॉन का पता नहीं लगाया था, उन्होंने एनोड रे का पता लगाया। जैसे कि जे थॉमसन देखे ना, कैथोड रे का पता लगाया और बाद में देखा कि कैथोड रे ही वास्तव में क्या है। उसी तरह गोल्डस्टीन ने एनोड रे का पता लगाया था। किसका? एनोड रे का। और बाद में यह देखा गया कि एनोड रे ही वास्तव में क्या है, प्रोटॉन है। अब जिस तरह का प्रयोग करके जे थॉमसन ने जिस तरह का प्रयोग करके जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया, ठीक लगभग उसी तरह का प्रयोग कौन किए थे? गोल्डस्टीन ने किए थे। ठीक उसी तरह का प्रयोग कौन किए थे? गोल्डस्टीन ने किए थे। अब गोल्डस्टीन का प्रयोग क्या था दोस्तों? तो जे थॉमसन के प्रयोग को समझ रहे, उसमें थोड़ा अंतर था। इन्होंने भी एक एक कांच का डिस्चार्ज ट्यूब लिया, कांच का एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए धातु के। कौन कौन जी? एनोड और कैथोड। और इसके अंदर गैस था जिसका दाब बहुत कम, 1 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर, बहुत लो प्रेशर। अब फिर इसको जोड़ा किससे? बैटरी से। और बहुत ज्यादा वोल्ट, यानी कितना? 10,000 वोल्ट प्रभावित किया। अब उन्होंने क्या किया था कि एनोड में उन्होंने क्या किया था गोल्डस्टीन, कि एनोड में छेदा कर दिया था, छिद्र जिसको बोलते हैं। एनोड के धातु में क्या किए दिए थे? छिद्र कर दिए थे। एनोड के प्लेट में छोटे छोटे छिद्र बना दिए थे, छिद्र। और छोटे छोटे छिद्र बनाकर गोल्डस्टीन ने क्या देखा? गोल्डस्टीन ने देखा कि एनोड से किरण निकल करके इस छिद्र में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, इस छिद्र में क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। सेम टू सेम प्रयोग जे थॉमसन वाला ही था, बस अंतर था कि कैथोड में इन्होंने क्या कर दिए? छिद्र कर दिए। और इन्होंने बाद में देखा कि एनोड से किरणें निकल कर डायरेक्ट कहां घुस रहा है? कैथोड के छिद्र में प्रवेश कर रहा है। ध्यान समझिए, हंसने वाली बात नहीं, हंस रहे हैं, ध्यान समझिए। अब ध्यान दीजिए कि चूंकि ये किरणें एनोड से निकल रहा है, ये किरणें किस प्लेट से निकल रहा है? एनोड से निकल रहा है। चूंकि ये किरणें कौन से निकल रहा है? एनोड से निकल रहा है। चूंकि यह किरणें कौन से निकल रहा है? एनोड से निकल रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? एनोड रे कहेंगे। तो इसे एनोड रे कहा गया। लेकिन ये छोटे छोटे छिद्र में प्रवेश करते हैं। छिद्र को अंग्रेजी में कैनाल कहते हैं, कैनाल। छिद्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो चूंकि ये कैनाल में प्रवेश करते हैं, तो इसे और किस नाम से जानते हैं? और गोल्डस्टीन ने इसी का पता लगाया, यानी कि एनोड रे अथवा कैनाल रे का पता किसने लगाया? गोल्डस्टीन। और बाद में यही पता लगा कि एनोड रे अथवा कैनाल रे, एनोड रे अथवा कैनाल रे वास्तव में किससे बने होते हैं? प्रोटॉन से बने होते हैं। हालांकि इसकी जानकारी गोल्डस्टीन ने नहीं दी थी, इसकी जानकारी आगे चलकर रदरफोर्ड ने दिया। जैसे जे थॉमसन ने कैथोड रे का पता लगाया और उसी के बारे में रिसर्च करते करते जे थॉमसन ने खुद कहा कि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन है वास्तव में। लेकिन गोल्डस्टीन ने एनोड रे या कैनाल रे का पता लगाकर, गोल्डस्टीन
एनोड रे या कैनाल रे का पता लगाकर ये नहीं बता पाए थे कि ये प्रोटॉन के बने हुए। आगे चलकर ये क्लियर हुआ कि एनोड रे अथवा कैनाल रे ही वास्तव में क्या है, प्रोटॉन है। चूंकि एनोड रे और अथवा कैनाल रे ही वास्तव में प्रोटॉन है, तो इसका मतलब एनोड रे जो खोजा था गोल्डस्टीन ने अथवा कैनाल रे का जो पता लगाया था गोल्डस्टीन ने, तो उस रूप में गोल्डस्टीन ने किसका पता लगाया, प्रोटॉन का लगाया। तो प्रोटॉन शब्द की अवधारणा निश्चित तौर पर गोल्डस्टीन के द्वारा नहीं दिया गया था। उन्होंने एनोड रे अथवा कैनाल रे की खोज की थी, लेकिन आगे चलकर देखा गया कि यह तो प्रोटॉन है, यानी इसका नाम प्रोटॉन दिया गया। इस तरह से प्रोटॉन के खोजकर्ता भी कौन माने जाएंगे, गोल्डस्टीन माने जाएंगे। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन माने जाएंगे, गोल्डस्टीन। क्लियर हो गया। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन का पता कैथोड रे के रूप में निकला, जिस तरह इलेक्ट्रॉन का पता कैथोड रे के रूप में निकला, उसी तरह एनोड रे के रूप में किसका पता लगा, प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन कैथोड रे का बना हुआ है या इलेक्ट्रॉन की धारा कैथोड रे, उसी तरह प्रोटॉन की धारा एनोड रे, या एनोड रे को और किस नाम से जानते हैं, कैनाल रे के नाम से जानते हैं। एनोड रे इसलिए क्योंकि यह एनोड ग्रिड से निकला है, और कैनाल रे इसलिए क्योंकि यह कैथोड के छिद्र अथवा कैनाल में प्रवेश कर रहा है, तो इसीलिए इसे कैनाल रे का। क्लियर है, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह दोस्तों प्रोटॉन पर, प्रोटॉन का खोज करता कौन माने जाएंगे, गोल्डस्टीन माने जाएंगे। और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किस रूप में किया, एनोड रे या कैनाल रे के रूप में। कैनाल रे अथवा एनोड रे किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं, प्रोटॉन के। या प्रोटॉन की धारा क्या कहलाता है, एनोड रे कहलाता है। प्रोटॉन की धारा क्या कहलाएगा, एनोड रे कहलाएगा। क्लियर दोस्तों, खोज के बारे में कोई संशय नहीं। और इसकी खोज इलेक्ट्रॉन के बाद हुआ, प्रोटॉन की खोज इलेक्ट्रॉन के बाद हुआ। अब आते हैं इनके द्रव्यमानों का जिक्र कर लेते हैं। क्या प्रोटॉन में द्रव्यमान होता है, तो बिल्कुल होता है। प्रोटॉन में द्रव्यमान होता है तो बिल्कुल होता है। द्रव्यमान युक्त कण है प्रोटॉन, मूल कण द्रव्यमान युक्त कण है। और द्रव्यमान की जब हम बात करते, मूल कणों के द्रव्यमान की जब हम बात करते हैं तो दो तरह से बात करते हैं, एक एब्सोल्यूट की बात करते हैं और दूसरा रिलेटिव की बात करते हैं। एब्सोल्यूट और रिलेटिव है, मास का मतलब क्या हुआ, इसमें तो अब कोई संशय आपको नहीं रह गया है कि रह गया है, रह गया तो उसको खत्म कर लीजिए। अब सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मास की बात करिएगा तो ये 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम होता है। एब्सोल्यूट मास 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। और अगर रिलेटिव मास की बात करें, रिलेटिव मास की बात करें तो रिलेटिव मास कितना होता है, 1 mu होता है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण है और इसका एब्सोल्यूट मास 1.67 गुने 10 के पावर माइनस
24 ग्राम होता है। एमयू में अगर व्यक्त करें प्रोटॉन के द्रव्यमान को तो उसे हम रिलेटिव मास की संज्ञा देते हैं, और रिलेटिव मास प्रोटॉन का 1 एमयू होता है, अर्थात हाइड्रोजन एटॉम के बराबर होता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन एटॉम का द्रव्यमान क्या होता है। हाइड्रोजन एटॉम का द्रव्यमान कितना होता है? 1 एमयू होता है कि नहीं होता है? हाइड्रोजन एटॉम का द्रव्यमान कितना होता है? 1 एमयू होता है। तो प्रोटॉन का भी द्रव्यमान कितना होता है? 1 एमयू होता है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन के भी द्रव्यमान को आप देख चुके हैं। अब प्रोटॉन के भी द्रव्यमान आपके सामने में है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो मूल कण में किसका द्रव्यमान अधिक है? किसका द्रव्यमान अधिक है? प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है। एक बार आप तुलना भी कर लीजिए, एक बार आप तुलना भी कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमयू में 1 एमयू बटे 1838 था, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? यानी कि प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी कण है। इलेक्ट्रॉन के तुलना में प्रोटॉन बहुत भारी कण है। बहुत, कितना गुना? यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1838 गुना ज्यादा है कि नहीं है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो प्रोटॉन के द्रव्यमान को आप देख ही लिए, प्रोटॉन के द्रव्यमान को आप देख ही लिए, प्रोटॉन के खोजकर्ता को देख ही लिए। और क्या अब इस बात की जिक्र हम कर सकते हैं, क्या प्रोटॉन में आवेश होता है दोस्तों? बिल्कुल होता है। प्रोटॉन में आवेश होता है, आवेश होता है, आवेश होता है, तब तो एनोड से निकल कर कैथोड में गया था, इधर उधर नहीं भटका था। और अगर आवेश होता है तो कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि यह कैथोड के प्लेट की तरफ भाग गया था। एनोड रे अथवा कैनाल रे पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब प्रोटॉन भी पर भी कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज का मान 1.6 10 के पावर -19 कूलम होता है। और इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश का परिमाण होता है उतना ही आवेश का परिमाण किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही मूल कणों पर आवेश का परिमाण समान होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। लेकिन उसकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। एक और जहां इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश को धारित किए था, उसी तरह प्रोटॉन धनात्मक आवेश को धारित किया हुआ। क्लियर है? बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए कि बहुत कम आवेश है कूलम में। अगर प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को हम देख रहे हैं, कूलम में अगर प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को हम देख रहे हैं, आवेश को देख रहे हैं, ये बहुत कम है। और इतने कम आवेश को +1 के रूप में इंडिकेट किया जाता है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसे -1 के रूप में इंडिकेट किया जाता है, यानी कि जिस तरह रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1 के रूप में इंडिकेट किया जाता है, उसी तरह प्रोटॉन पर उपस्थित रिलेटिव चार्ज को +1 में इंडिकेट किया जाता है, +1 में इंडिकेट किया जाता है। क्लियर है? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? एक बार प्रोटॉन पर नजर दौड़ा लीजिए, नजर बहुत का भटक रहा है। देख लीजिए एक बार प्रोटॉन को। प्रोटॉन का खोज कब हुआ था एक्यूरेट तो हमें जानकारी नहीं है, वर्ष कब हुआ था, लेकिन वर्ष क्लियर है कि कब हुआ था, बता देंगे अगला क्लास में।
देख लिए। अब एक बात थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूल कण है जिस पर आवेश का परिमाण समान होता है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन ऐसे मूल कण है जिस पर आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब संख्यात्मक मान कूलम में, वो बिल्कुल क्या होता है? समान होता है। लेकिन प्रकृति एक दूसरे क्या होता है? तो परमाणु के वे कौन से दो मूल कण है? परमाणु के वे कौन से दो मूल कण है जिन पर आवेश का परिमाण समान होता है? इलेक्ट्रॉन और। अब ध्यान दीजिए कि किसी भी एटॉम की बात करिएगा ना, किसी भी एटॉम की बात, तो किसी भी एटॉम में जितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतना ही उसमें क्या रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? जितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतना ही उसमें क्या रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? होते हैं पता लगा लिया गया। इसका मतलब है कि जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, और जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब परमाणु न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। परमाणु उदासीन होते हैं, अर्थात परमाणु के मूल कण पर चार्ज है लेकिन परमाणु के ऊपर में कोई चार्ज नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं। किसके? अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर है, ये तो है, तो आप ये तो जान गए हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे दो मूल कण है जिन पर आवेश का परिमाण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जिस पर आवेश का परिमाण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते। तो माइनस बराबर प्लस इक्वल टू 0। इसलिए परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। लंबे समय तक वैज्ञानिक ये मानते रहे कि परमाणु में दो ही मूल कण है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। लंबे समय तक वैज्ञानिक ये मानते रहे कि परमाणु में दो ही मूल कण है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब यही दो मूल कण है, यही दो मूल कण है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यही दो मूल कण है। और इसी दो मूल कण के आधार पर दो दो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पेश हो गए। आप जे थॉमसन के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सुने होंगे, रदरफोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सुने होंगे। दोनों ही एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल उसी समय प्रस्तुत हुआ था जिस समय केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी। यानी रदरफोर्ड, जे थॉमसन लंबे समय तक मानकर चले थे कि परमाणु में मूल कणों की संख्या मात्र कितनी है? 2 है। लेकिन बाद के समय में गड़बड़ी होने लगा। क्या गड़बड़ी होने लगा? इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये तो वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हो गया, तो वैज्ञानिक ये मानकर चलने लगे कि मूल कणों की संख्या मात्र कितनी है? 2 है। मूल कणों की संख्या मात्र कितनी है? 2 है। अब 2 है और जिनमें द्रव्यमान मुख्य रूप से किसमें है? प्रोटॉन में। द्रव्यमान किसमें है? प्रोटॉन में है। अब द्रव्यमान प्रोटॉन में है, इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान नगण्य है ना जी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? नगण्य है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है, प्रोटॉन में द्रव्यमान है, तो इसका मतलब परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से किसके कारण? प्रोटॉन के कारण। तो बाद में देखा गया कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसीलिए हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 1 है, 1 mu। उसी तरह हीलियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो हीलियम का परमाणु
द्रव्यमान कितना होनी चाहिए? 2 mu होना चाहिए, लेकिन इतना होता नहीं, होता कितना? 4 mu। बात को समझे कि नहीं समझे? वैज्ञानिकों ने शुरुआत में कहा कि परमाणु में 2 ही मूल कण है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में किसके बदौलत है? प्रोटॉन के बदौलत। एक परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उसी के अनुरूप उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। और यह साबित हाइड्रोजन एटॉम भी कर रहे थे, हाइड्रोजन एटॉम कर रहे थे। हाइड्रोजन एटॉम में प्रोटॉन कितना था? 1 का द्रव्यमान भी कितना निकल रहा था? 1 mu। वैज्ञानिक और भी साबित कर दिए कि हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे वैज्ञानिक हीलियम का द्रव्यमान निकल जाता तो निकल जाता कितना? प्रोटॉन उसमें कितना? धरफर आ जाता सब वैज्ञानिक। अब हीलियम में 2 ही प्रोटॉन द्रव्यमान निकल रहा था, हीलियम का कितना? 4 mu। अब ये क्या हो रहा है? तब जाकर रदरफोर्ड ये अंदाजा लगाया, सबसे पहले रदरफोर्ड ये अंदाजा लगाया कि परमाणु के भीतर में कुछ ना कुछ और है। और वो एक ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी में भाषण दे रहे थे, और भाषण कब दे रहे थे उसका भी जिक्र है, 1920 में। तो जब द्रव्यमान इस तरह से गड़बड़ाने लगा तो सबसे पहले रदरफोर्ड ये संभावना व्यक्त किए, किसका मतलब है परमाणु के भीतर कुछ तो कुछ है जो इसके द्रव्यमान को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। और 1920 में, उस समय वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हो चुके थे, नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति उनको हो चुकी थी। हालांकि रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में मिला था, लेकिन हम ज्यादातर उनको एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्षेत्र के लिए जानते हैं। तो रदरफोर्ड जब भाषण दे रहे थे 1920 में, तो तब उन्होंने संभावना व्यक्त की कि परमाणु के भीतर एक मूल कण और है, और उसकी जानकारी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि उस पर आवेश नहीं है। यानी इतना चीज रदरफोर्ड क्लियर कर दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज होने के बाद कि कुछ भीतर में और है और उस पर आवेश नहीं है। और इसके बाद आगे चलकर यानी कि 1920 में वे भाषण में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की संभावना को 1920 में रदरफोर्ड ने परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन की उपस्थिति के संभावना को व्यक्त कर चुके थे। आगे चलकर जेम्स चैडविक ने पता लगा लिया, किसका? न्यूट्रॉन का। ठीक है, जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर प्रहार करवाया, किसका? अल्फा कण का। और इसी से उन्हें किसका पता लगा? न्यूट्रॉन का पता लगा। किसका पता लगा? न्यूट्रॉन का। तो इस तरह से न्यूट्रॉन का पता किसने लगाया? जेम्स चैडविक ने लगाया। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से पता लगाया। यानी कि अपने एक्सपेरिमेंट में जब जेम्स चैडविक बेरिलियम के धातु पर अल्फा कणों का प्रहार करवाया, बेरिलियम के धातु पर अल्फा कणों का प्रहार करवाया, तब जाकर किसकी उपस्थिति का पता लगा। और इस तरह से न्यूट्रॉन का खोज किसने किए? लेकिन परमाणु में न्यूट्रॉन जैसे कण है, इसकी संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त किया था? रदरफोर्ड ने व्यक्त किया था। किसने व्यक्त किया था? रदरफोर्ड अपने 1920 के भाषण में इस बात का जिक्र कर दिए थे कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अतिरिक्त एक और मूल कण है, और वो ये भी बता दिए थे कि इस मूल कण पर कोई आवेश नहीं है। तब आगे चलकर 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों का प्रहार करके न्यूट्रॉन का पता लगाया। लेकिन न्यूट्रॉन कोई धारा नहीं है। जिस तरह आप पढ़े ना कि कैथोड रे किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन के। कैथोड रे किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं। प्रोटॉन किसके बने होते हैं? एनोड रे अथवा कैनाल रे के बने होते हैं। तो ये बात मत पूछिएगा न्यूट्रॉन किसके बने होते, किसी के नहीं बने होते। बेचारा पर तो कोई आवेश ही नहीं है, और आवेश नहीं होने के कारण इसका नाम न्यूट्रल है। न्यूट्रल से न्यूट्रॉन हो गया। बात को समझे कि नहीं समझे?
इलेक्ट्रॉन नाम रखने का और प्रोटॉन नाम रखने का इतिहास क्या है, इसका उल्लेख तो कोई राइटर किया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में बिल्कुल यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन का नाम न्यूट्रॉन रखने का कारण इसकी उदासीनता है। उदासीन को अंग्रेजी में न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन को अंग्रेजी में न्यूट्रल कहते हैं, और उसी न्यूट्रल से नाम मिला क्या, न्यूट्रॉन, जिसका खोज किसने किया। और इस पर आवेश होते ही नहीं है, इस पर आवेश होते नहीं है, लेकिन ये द्रव्यमान युक्त कण है। आजकल फोन बड़ी आ रहा है, सबको पता है, क्लास में रहते हैं, सबको बोल दिया है रात 10 बजे के बाद 2 बजे तक फोन करते रहो, ठीक है। हाँ, सबको बता रहे हैं कि रात 10 बजे के बाद से लेकर रात 2 बजे तक, इतने बजे तक हम जागे रहते हैं, ठीक है ना। दिन में किसी को फोन करने नहीं बोलते हैं। अब दिन में फोन करिएगा तो पढ़ाई क्या, फोन उठा के बात करेंगे। अब फोन पर बहुत गड़बड़ सर्वर कर देगा, मेरा मूड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। पांच से 7 बैच में जब से हम ले रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, एक भी बैच सही से नहीं गया। इससे पिछला बैच जो 5 से 7, उसमें बायोलॉजी स्टार्ट किए, जिस दिन से स्टार्ट किए उसी दिन से कोई न कोई टेंशन। आज रोशन सर के बोले कि नहीं होगा हमसे, ठीक है, 5 से 7 बैच का पैसा नहीं दीजिएगा, अब नहीं पढ़ाएंगे हम। आज घोषणा करना पड़ा, शुरू से ही हो रहा है, ठीक है। तो फोन करते हैं, वैसे भी प्रश्न के लिए रहता है, व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप पर प्रश्न का उत्तर भेज देते हैं, प्रश्नों की समस्या होती है। और झूठ मूठ कर फोन करेगा, कुछ नहीं, फोन करेगा हाँ क्या दिखा सर, न्यूटन का खोज जेम्स चैडविक ने क्या था। तो कल कि हाँ ये तो बताए थे, यही बताए थे, नहीं सर कन्फर्म होना था। अब फोन देगा काट, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन। अब बहुत तो, एक तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा फोन करके, अब बहुत एकदम क्वेश्चन जो पूछेगा पता नहीं हम भी थरथरा जाते हैं, ठीक है। एक बार फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा, हम देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही समझ में आ रहा था। फिर वो लड़का फोन किया, सर बहुत देर हो गया अभी तक उत्तर भेजे नहीं है। कलिए रे प्रश्न कहाँ से, हमको कहाँ समझ में आ रहा है। सर एससी वर्मा से है। कलिए एससी वर्मा से, उतना हम जानते तो एससी वर्मन पढ़ाते। तो प्रश्न बताने की भी हमारी एक क्षमता है। अब कोई जाकर पूछेगा 12th का, बहुत है ग्रेजुएशन का केमिस्ट्री लेकर आ गया था एक बार कि सर देखिए तो इसमें क्या क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। कल कम प्रोफेसर का हम कहाँ से बता देंगे। हम सिर्फ जनरल कंपटीशन की जितनी जरूरत है ना वो आपको पूरा कर रहे हैं, और बिल्कुल अच्छे से पूरा करेंगे। हमसे चाहिएगा कि आप केमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट ले लेंगे और केमिस्ट्री का डॉन बन जाएंगे, उसके बाद हम नेट निकाल लेंगे, ये संभव नहीं। इसके लिए उच्च विशेषज्ञता वाले शिक्षक के पास आपको जाना होगा। लेकिन आपको ठान लिया कि नहीं ओनली वन गवर्नमेंट जॉब, तो उसके लिए ओनली वन बिट्टू झा, ठीक है। आइए, हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं, हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं। न्यूट्रॉन पर आवेश बिल्कुल भी नहीं होता है, जीरो आवेश, कोई आवेश उपस्थित नहीं होता, कोई आवेश नहीं रहता है। लेकिन न्यूट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण है, और इसका अगर द्रव्यमान की बात करिएगा तो ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होते हैं, बराबर, तो हल्का ज्यादा होते। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी लगभग कितना होता है, 1 mu होता है लगभग में। अगर एक्यूरेट बात करेंगे तो इसका द्रव्यमान नगण्य रूप से प्रोटॉन से ज्यादा होता है, नगण्य रूप से प्रोटॉन से ज्यादा होता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन भारी है कि न्यूट्रॉन, तब आप क्या कहिएगा, न्यूट्रॉन भारी है।
लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग बराबर ही होते, 1 एमयू के बराबर होते। तो ये तो एमयू में व्यक्त होता है, रिलेटिव चार्ज एमयू में क्या, सॉरी रिलेटिव मास व्यक्त होता है। अगर एब्सोल्यूट मास की बात करें तो फिर 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। क्लियर बात, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो दो ऐसे मूल कण हैं जिन पर आवेश का परिमाण समान है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। दो ऐसे मूल कण हैं जिसका द्रव्यमान समान है, प्रोटॉन और, बात को समझे कि नहीं? परमाणु 3 मूल कण से बने हुए, परमाणु 3 मूल कण से बने हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और 3 मूल कण में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो ऐसे मूल कण हैं जिन पर आवेश का परिमाण समान है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे मूल कण है जिसका द्रव्यमान समान है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, लेकिन सवाल यह है कि हम तो जान गए हैं कि एटॉम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। लेकिन सवाल तो ये सबसे बड़ा है कि ये तीनों मूल कण किस व्यवस्था से परमाणु के भीतर है। 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से परमाणु बने हुए हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था परमाणु के भीतर कैसी है? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आइए नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम जिक्र करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें हमें पता चलेगा कि आखिर ये 3 मूल कण किस तरह से व्यवस्थित है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के सारे अवधारणाओं को आप बिल्कुल समझकर आइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और निश्चित तौर पर आज के क्लास जो तीसरा चैप्टर हुआ, आज से ही आपका प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। कोई दीजिएगा नोट, तो आज से ही आपका प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। और लगभग 10 नंबर तक आज के क्लास से आपको पहला से लेकर के 10 नंबर तक का क्वेश्चन बनना तय है। अब बनाइएगा। पीडीएफ अपलोड नहीं है, पीडीएफ अपलोड नहीं है क्या? बहुत लड़का कर रहा नहीं अपलोड। अच्छा, एक बार फिर से हमारी टीम यहां बैठी हुई है और वो कह रहा है न्यूट्रॉन में आवेश क्यों नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होने का सवाल नहीं है, क्योंकि प्रकृति कुछ रचना ही इस तरह किया है कि उसमें आवेश नहीं है। नदी में पानी क्यों होता है? इसका जवाब क्या दिया जा सकता है? कोई ललित यादव नाम के हैं, कुणाल कुमार जी कमेंट कर रहे हैं कि ललित यादव को बोलिए सब्जी लेते आना। क्या सब्जी लेगा? सो बोलिएगा तब ना। हाइड्रोजन का मास 1 क्यों होता है? नहीं, हाइड्रोजन परमाणु, ध्यान दीजिएगा, बताना भूल गए कि हाइड्रोजन परमाणु अपवाद है जिसमें तीनों मूल कण नहीं पाए जाते। हाइड्रोजन परमाणु में मूल कणों की संख्या मात्र 2 है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणुओं की दुनिया में एकमात्र परमाणु हाइड्रोजन का है जिनमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। आराम से निकलिएगा, आराम से। बहुत कंप्लेन आ रहा है, आप लोग का हल्ला करके निकलते हैं। अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह मत करिए। आप लोग ग्रेजुएट हैं, सम्मान भाषा नहीं बोलिएगा, मर्यादित भाषा नहीं बोलिएगा, तो फिर
सम्मानजनक और मर्यादित भाषा बोलने की जिम्मेदारी किस पर डाला जाएगा, आप ही बताइए और सोचिए इस बात पर। तो किसी भी ऐसे भाषा या शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है जाते वक्त आते वक्त जिससे महिलाओं की या लड़कियों के सम्मान को ठेस पहुंचता हो। पीडीएफ सेक्शन में स्टडी मटेरियल है, उसमें ठीक है।